हाँ तो दोस्तों, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच सिंपल इंटरेस्ट का तीसरा क्लास लेकर आया हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको जो वीडियो आ रही है कृपया उन्हें अपने व्हाट्सएप एवं फेसबुक के माध्यम से शेयर अवश्य करें। तो देखिए, आज के क्लास में हम किस टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे, अर्थात आज का जो क्लास होगा वह किस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। मेरा पहला सवाल है, यदि मूलधन अर्थात प्रिंसिपल तथा साधारण ब्याज का अनुपात, यदि मूलधन तथा साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 हो। देखिए सवाल क्या, यदि मूलधन तथा साधारण ब्याज का अनुपात पी रेशियो क्या SI 10:3 हो। यदि मूलधन तथा साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 हो तो बताएं कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो बताएं कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। आपको क्या पूछा जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए सवाल दो तरह से रहेंगे। पहला टाइप मैंने बोला कि यदि मूलधन तथा साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 हो तो बताएं कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। या इसी सवाल को आपको कहा जाएगा, यदि मूलधन तथा एक वर्ष में मिलने वाले, यदि मूलधन तथा एक वर्ष में मिलने वाले, मूलधन लिख दिए तथा एक वर्ष में मिलने वाले ब्याज का अनुपात 10:3 है तो बताएं कि साधारण ब्याज की दर क्या है। देखिए सवाल के लास्ट में वार्षिक बोल रहा था अर्थात समय एक था, और यहाँ क्या बोला, एक वर्ष में मिलने वाला अर्थात फिर भी समय क्या हो गया एक। तो समय इक्वल टू कितना, 1 ईयर, एक वर्ष। तो बताएं कि साधारण ब्याज की दर रेट क्या है। तो जो रेशियो में आपका पी दिया है उसी को प्रिंसिपल अर्थात मूलधन मान लेना है, और जो SI है सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है वही आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए पी आपका कितना 10, प्रिंसिपल जो मूलधन था वह 10 रुपये, साधारण ब्याज कितना रुपया हो गया 3 रुपया, और वार्षिक है तो समय का मान क्या हो गया 1 रुपये। तो दर बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 डिवाइड बाय पी इंटू क्या टी। तो ऐसा एक जगह पे हमें 3 लिखना है, 3 गुने 100। और जो है आपका जो प्रिंसिपल है वह 10 रुपया था, मूलधन 10 रुपया था, और समय क्या था 1 था। अगर अब ये कटता है तो इसे कटा दीजिए, 10 दिया 30। तो साधारण ब्याज का वार्षिक अर्थात एक वर्ष का जो दर था, वार्षिक दर था, वह कितना परसेंट आ गया 30%। अब इसी टाइप के रिलेटेड दूसरे सवाल को देखते हैं। तो अब सवाल आपका इस तरह से है, यदि मूलधन और 5 वर्ष में मिलने वाले ब्याज का अनुपात, यदि मूलधन और 5 वर्ष में मिलने वाले ब्याज का अनुपात। तो देखिए सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। परिवर्तन क्या है, क्या कर रहा है, मूलधन और 5 वर्ष में मिलने वाले ब्याज का अनुपात। तो हम पहले पी लिख देंगे फिर क्या लिख देंगे SI। तो मूलधन और 5 वर्ष में मिलने वाले ब्याज का अनुपात 5:1 है, 5:1, 5:1 है। और टाइम क्या कर रहा है इस बार, 5 वर्ष में मिलने वाले ब्याज का अनुपात। एकदम क्लियर कर रहा था, क्या क्लियर कर रहा था, 5 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है उसका अनुपात क्या है 5:1 है। तो बताएं कि ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो यहां भी देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना था, तो कैसे निकालेंगे, R बराबर SI इंटू 100 डिवाइड बाय P इंटू टी। तो यहाँ पहला जो प्रिंसिपल, पहले वाले का पहला वाला और दूसरे वाले का दूसरा वाला। तो आपका प्रिंसिपल अर्थात मूलधन यहाँ क्या रुपया हो गया
5 रुपया, और सिंपल इंटरेस्ट SI कितने रुपये हो गए? 1 रुपये हो गए। तो रेट का फॉर्मूला पे लगाएंगे, SI की जगह पे हमें क्या लिखना होगा? 1 गुने क्या? 100, और प्रिंसिपल आपका क्या है? 5, और गुने टाइम भी क्या दिया हुआ था? 5 वर्ष। 20 पंचे 100, 5 चौका 20। तो आपका रेट जो है कितना परसेंट का आ गया? 4% का। तो इस तरह जो रेशियो से रिलेटेड सवाल हो उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको जो रेशियो में ही दिया हुआ है उसी को मान लेना कि वही प्रिंसिपल है, वही सिंपल इंटरेस्ट है, या अमाउंट दिया हुआ रहेगा। 3 चीज, या तो प्रिंसिपल, या तो SI, या फिर क्या अमाउंट दिया हुआ रहेगा। आप उससे सवाल को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं और आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब आपका सवाल है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से। देखिए सवाल क्या कर रहा है? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में 3600 रुपये हो जाती है। देखिए सवाल क्या कर रहा है? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में, तो टाइम क्या लिखेंगे हम? 3 ईयर। 3 वर्षों में 3600 रुपये हो जाती है। जब कभी भी आपको लिखा हुआ है हो जाती है, हो जाएगी, हो जानी चाहिए, तो वह निश्चित रूप से आपका अमाउंट है। तो अमाउंट बराबर क्या लिख दें हम? 3600 रुपये। 3600 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्षों में। अब देखिए फिर टाइम बोल रहा है, पहले क्या बोला? 3 वर्ष में 3600 हो जाती है, आगे कह रहा है क्या? 5 वर्षों में। फिर दोबारा टाइम हमें दे रहा है, क्या कह रहा है? 5 वर्षों में। ये जो राशि है अब 5 वर्षों में कितना हो जाती है? 4200 रुपये हो जाती है। 5 वर्षों में 4200 रुपये हो जाती है। सवाल एक बार फिर से, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में 3600 रुपये और 5 वर्षों में 4200 रुपये हो जाती है। जब कभी भी हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा? अमाउंट। देखिए एक ही चीज है, दोनों बार बार, टी यहाँ भी, टी ए यहाँ भी, ए यहाँ भी। तो हम क्या करते हैं, जो पहले आया 1 लिख देते हैं, जो बाद में आया 2 लिख देते हैं। यहाँ 1 आया 1 कर दिए, ये बाद में आया तो 2 कर दिए। अब सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल आगे है कि क्या था, फिर से हम रिपीट करते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में 3600 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में 4200 रुपये हो जाती है। तो बताएं कि मूलधन अर्थात प्रिंसिपल क्या है? तो बताएं कि मूलधन क्या है? तो देखिए इस तरह के सवाल में अगर कभी मूलधन पूछा जाए तो P बराबर हमें लिखना है, P बराबर A1 माइनस A2 माइनस A1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 इंटू क्या? T1। अगर R कांस्टेंट रहे, यानी R क्या हो? निश्चित दर पे दिया हुआ रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो है टाइम कांस्टेंट होगा और रेट के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या कर लेंगे, P बराबर A1 माइनस A2 माइनस A1 बटा R2 माइनस R1 इंटू क्या? R1। यानी जब टाइम कांस्टेंट रहे तो रेट अलग अलग होगा, या रेट कांस्टेंट रहे तो टाइम क्या होगा? अलग अलग। दो में से कोई एक भी चीज क्या होगा? भिन्न होगा। मेरा यहाँ क्या है सवाल? 3 वर्ष में 3600 हो जाती है और 5 वर्ष में 4200 रुपये हो जाती है। देखिए ये वाला फॉर्मूला मेरा लगेगा, तो P बराबर हम क्या लिखेंगे? A1 देखिए कितना दिया हुआ है? 3600 रुपये। A1 की जगह पे हम क्या लिख दिए? 3600। फिर चिन्ह किसका होगा? माइनस का। अब A2 देखिए मेरा क्या है? 4200 माइनस A1 क्या? 3600 डिवाइड बाय T2 देखिए मेरा कितना दिया हुआ है? 5 ईयर, और T1 कितना दिया हुआ है? 3 ईयर। तो 5 माइनस 3, और T1 की जगह पे हमें कितना देना होगा? 3। फिर 3 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। एकदम आसान सा, आप अगर वैल्यू को पुट करिए और आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ फिर क्या लिखेंगे हम? 3600 माइनस 4200 में से 3600 को जब हम घटा देंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास? 600। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 गुने क्या? 3। 2 से कटा दीजिए,
300। चलिए 3600 माइनस 3 दिया 900। तो 3600 में हमें क्या करना है, 900 को घटा देना है। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2700 रुपये। तो 2700 रुपया मेरा क्या हो गया, ये मूलधन। तो इस टाइप के सवाल को आप एकदम तुरंत फॉर्मूला की सहायता से बना सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल जो है वह मेरा जस्ट इसी टाइप का होगा, और वह क्या है उसे देखते हैं हम लोग। अब मेरा सवाल है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि एक निश्चित समय में, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि एक निश्चित समय में 5% की दर से, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि एक निश्चित समय में 5% पर 2400 रुपये हो जाती है। देखिए रेट क्या कर रहा है, 5% पर 2400 रुपये हो जाती है। जब रेट 5% रहता है तो वह कितनी रुपये हो जाती है, 2400 रुपये हो जाती है। तथा 8% की दर पर 2700 रुपये हो जाती है। तथा 8% की दर पर 2700 रुपये हो जाती है। अब सवाल मेरा क्या है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि एक निश्चित समय क्या है, कांस्टेंट है। अगर रेट 5% दिया जाए तो वह 2400 रुपये हो जाती है। अगर रेट 8% कर दिया जाए तो वह जो है 2700 रुपये हो जाती है। तो बताएं कि मूलधन या प्रिंसिपल जो बोल रहे हैं वह क्या है। तो बताएं कि मूलधन क्या है, अर्थात P इक्वल टू P क्या है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, इस बार इस फॉर्मूले पे हमें सॉल्व करना है। अब जो पहले आया उसे 1 बोलेंगे, जो बाद में आया उसे हम 2 बोलेंगे। R पहले आया है, यहाँ क्या बोल देंगे, R1, और ये A1, R2 और ये A2। चलिए A1 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, P निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, A1। A1 के जगह पे मेरा क्या वैल्यू है, देखिए तो 2400। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, 2400 माइनस A2 की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, 2700। यहाँ क्या लिख दिए, 2700। A1 के जगह पे 2400। डिवाइड बाय क्या करना है, देखिए डिवाइड बाय मेरा क्या हो जाएगा, एक 8% और एक 5%। R2 मेरा जो है 8% है और R1 जो है मेरा 5% है। गुना किससे करना है, R1 से गुना करना है। गुना किससे करना है, R1 से गुना करना है। बस इसे सॉल्व करना है। अब 2400, 2700 में से 2400 को जब हम घटाएंगे मेरे पास क्या बच जाएगा, 300। 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 3 गुने क्या 5, कटा दीजिए, 100 बार में कट गया। कितने हो गए, 2400 और 5 गुने 100 500 बराबर कितने रुपये, 1900 रुपये। इस टाइप के सवाल में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि किस टाइप का आपका सवाल होगा। देखिए अब सवाल मेरा है, 10,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग। अब सवाल क्या कर रहा है, देखिए 10,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग। कुछ भाग कितना, किसका, 10,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है और शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। देखिए सवाल मेरा क्या है, कि सवाल क्या है कि 10,000 रुपये धनराशि का, तो मेरा जो प्रिंसिपल टोटल P है वह कितना रुपया है, 10,000। 10,000 रुपये का कुछ भाग, यानी इसे हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं। एक के लिए रेट जो है 8% है और दूसरे के लिए जो रेट है वह क्या कर रहा है, 10% है। तो सवाल क्या कह रहा था कि 10,000 रुपये धनराशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर और शेष भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि वर्ष के अंत में 920 रुपये ब्याज मिलते हैं, वर्ष के अंत में 920 रुपये ब्याज मिलते हैं,
तो बताएं कि 10% की दर पर दी गई धनराशि क्या है। तो सवाल क्या कर रहा है, 10% की दर पर दी गई धनराशि यानी 10% से जो धनराशि लगाए हैं उस धनराशि का मान क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 10,000 को दो भाग में बांटा है, तो एक भाग दिया 8% पर और दूसरे भाग को दिया 10% पे। तो ऐसे सवाल के लिए क्या करना है, देखिए एक भाग को 8% पे दिया, दूसरे भाग को उसने 10% पे दिया। ये पहला आर और ये दूसरा, तो ये क्या हो गया R1 और ये क्या R2। जब तक दोनों पैसे के ब्याज को हम मिला ना दें तो हमें कुल 920 रुपये ब्याज कभी नहीं मिलेगा। या हम जस्ट इमेजिन करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हमने एक व्यक्ति को ही पैसा दिया, हमने क्या किया हो, इन पैसे को सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को ही दिया हो, तो हमें कितना ब्याज मिलता, 920 रुपए। तो ब्याज क्या मिलता, 920। तो कॉमन रेट ऑफ परसेंट की कॉमन ब्याज की दर अगर एक को देते तो क्या होता, तो जो ब्याज दिया हुआ है उससे हम ब्याज की दर निकालेंगे। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन मेरा क्या था 10,000 और वार्षिक है तो समय क्या, 1 वर्ष। तो चलिए, तो यहाँ 00 10 30 कट गए, अर्थात अगर एक आदमी को यही धनराशि हम देते और 920 रुपया ब्याज चाहिए होता तो मेरा ब्याज का दर क्या होता, 9.2%। कितना हो जाता, 9.2%। अगर एक आदमी को देते क्या होता, 9.2%। तो जो आया आप उसे लिख दीजिए 9.2%। यानी दोनों को मिला के 8% वाले को और 10% वाले को जब मिला दिए दोनों पैसे को, तो बीच का जो ब्याज का दर आया वह 9.2% आया। अब चलिए इसको घटाते हैं और रेशियो क्या कहता है, बड़े में से एलिगेशन है तो बड़े में से छोटे को घटा के इसको रेशियो में बदल देना है। 9.2 में 8 घटाएंगे तो 1.2 आएगा और फिर 10 में से 9.2 को घटाएंगे तो 0.8 आएगा। चलिए दशमलव यहां भी है, दशमलव यहां भी है, कैंसिल। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। यह जो निकला 2 और 3 का रेशियो वह प्रिंसिपल अर्थात मूलधन का रेशियो होगा। हम इसे बोल सकते हैं P1 रेशियो P2 इक्वल टू कितना, 2 रेशियो 3। देखिए ये 8% वाला धनराशि हुआ और ये 10% वाला धनराशि हुआ। तो हमें कौन सा धनराशि पूछा गया था कि 10% पर अर्थात तीसरा भाग, ये वाला भाग कौन सा है, P2 पूछा गया है। तो हम लिखेंगे P2 कितने रुपये, 3 रुपये। कब 3 रुपये, जब कुल योग 3 और 2 का योग कितना हो गया 5 है, कितना 10,000 से गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10,000, 3 दूनी 6,000। तो भाई कितना रुपया हो गया, 6,000 रुपया होगा। इस टाइप के सवाल में अब कभी दिक्कत नहीं होगा। और कभी कभी आपको क्या करेगा, यह ब्याज ना दे करके एक बीच का दर दे देगा कि दोनों का मिला के दिया गया तो 9.2% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। जैसे हम एक और सवाल देते हैं, इसी टाइप के सवाल को लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। आप लोग भी घर पे इस टाइप से रिलेटेड जो भी सवाल आए आप लोग सॉल्व करिए और कहीं परेशानी हो तो उसे निश्चित रूप से आप शेयर करें, परेशानी को हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए सवाल मेरा है, एक साहूकार 20,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग, एक साहूकार 20,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग, तो टोटल जो धनराशि था वह कितना था, 20,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 12% की दर पर उधार देता है। वह 20,000 रुपये कुछ भाग को क्या करता है, साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर उधार देता है और शेष भाग को 7% की दर पर उधार देता है। अब 20,000 का कुछ भाग 12% पर और कुछ भाग जो है 7% पर उधार देता है। देखिए पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 था और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 7% की दर पर उधार देता है और वह पाता है कि
वर्ष के अंत में उसे 10% की दर से औसतन ब्याज प्राप्त हुआ, और वह पाता है कि वर्ष के अंत में उसे 10% की दर से औसतन ब्याज प्राप्त हुआ, तो बताएं कि 12% की दर पर उसने कितनी धनराशि लगाई। अब देखिए सवाल मेरा क्या था, एक साहूकार 20,000 रुपये का कुछ भाग 12% की दर पर उधार देता है और शेष भाग 7% की दर पर उधार देता है, यानी दो प्रकार की धनराशि को उधार देता है। पहला जो था 12 का था और दूसरा जो था 7। क्या कर रहा है, वर्ष के अंत में यानी पूरा पूरी जब एक वर्ष पूरा हो जाता है तो वह क्या देख रहा है, जब दोनों पैसे को वह मिला रहा है तो क्या देख रहा है, उसे किस दर पर ब्याज प्राप्त हुआ, 10% पे। जैसे वहां 920 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ था और मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, यह निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको 10% दे दिया गया है कि जब उसने देखा तो उसे 10% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, कैसे, 12 में से 10 घटा दीजिए बंधु, 12 में 10 घटेगा क्या बच जाएगा, 2, और फिर 10 में से 7 घटाइए, क्या बच गया, 3। तो दोनों धन, ये वाला जो आया ये 12 वाले का और ये 7 वाले का, तो हम क्या बोल सकते हैं, P1 रेशियो P2 इक्वल टू 3:2। तो 12 के दर पे देखिए ये वाला हिस्सा है, तो P1 हमें पूछा जा रहा है पहले वाले का पहला वाला 3 रुपया, कब, जब कुल योग 3 दू 5 रुपये, गुने क्या हो गए मेरे, देखिए धनराशि क्या था, 20,000 रुपया, 5 चौका 20, देखिए 4 तिया 12,000 रुपया, तो कितना हो गया भाई कि 12% की दर पर कुल कितना धनराशि उसने उधार दिया था, 12,000 रुपये की धनराशि उधार दिया था। अब इस टाइप के सवाल में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, या तो बीच का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा, नहीं तो इसके बदले में आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा। अगर इंटरेस्ट दिया हुआ रहे तो वहां से आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देना है, फिर एलिगेशन पे सवाल को सॉल्व कर देना। अब नेक्स्ट टाइप के सवाल को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का सवाल कौन सा है और कैसे हम सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए अब मेरा सवाल है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर पे, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, देखिए किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से, उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से, देखिए जो राशि पर आप 5% वार्षिक दर से दे रहे थे उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से, देखिए 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज, इस बार टाइम कितना आ गया, 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 120 रुपये है, 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 120 रुपये है, अर्थात इसका ब्याज और इसका ब्याज, अगर इसका ब्याज SI1 है तो इसका ब्याज क्या है, SI2 है, दोनों का अंतर डिफरेंस SI1 एंड SI2 का डिफरेंस जो है वह कितने का अंतर दिया हुआ है, 120 रुपये का है। तो बताएं कि मूलधन क्या है, तो बताएं कि मूलधन क्या है। देखिए एक ही धनराशि है, उसी धनराशि को उसने 2 तरह से उधार दिया है। पहला जो है उसने 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया है, दूसरा जो है 6% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया, यानी वही धनराशि है, पहले को अगर वह 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता है तो दूसरे को 6% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है, और वह क्या पाता है कि दोनों के ब्याज का जो अंतर है
पहले वाले ब्याज और दूसरे वाले के ब्याज का जो अंतर है, दोनों का जो डिफरेंस है वह कितने का है? 120 का। मेरा यहाँ देखिए, इस टाइप का सवाल जब भी रहे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रिंसिपल कभी मानिए ही नहीं, क्योंकि दोनों का सेम 100% होगा। तो आप डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेट इंटू टाइम। 5 गुने 3 कितना हो गया? 5 गुने 3 15% और 6 गुने 2 12%। क्या? 6 गुने 2, दोनों का अंतर। अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटा देना है। अगर ये पार्ट बड़ा होता तो पहले मैं इसे लिखता, ये छोटा होता तो बाद में इसको लिखता। तो क्या करना है? रेट इंटू टाइम, परसेंट में बदल के रेट इंटू टाइम। तो 5 गुना 3% माइनस 6 गुना 2%। कहां से लाए? 5% की दर से 3 वर्ष का और 6% की दर से 2 वर्ष का। दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 120 रुपए। 5 दिया 15% और 6 दूनी 12% बराबर कितना? 120। 15 में से 12 घटा दीजिए, 3% बराबर क्या? 120। कोई भी धनराशि अपने आप में कितना होगा? 100%। 120 बटा 3 गुने क्या? 100। इस टाइप के सवाल में आपको प्रिंसिपल मानने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कब काम करेगा? जब कभी भी एक ही धनराशि पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट और अलग अलग टाइम दिया हुआ रहे और दोनों के ब्याज का अंतर दिया हुआ रहे, और दोनों के ब्याज का क्या दिया हुआ रहे? अंतर दिया हुआ रहे। तो आप इस टाइप से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए देखिए, हम फिर से सवाल को बोल रहे हैं। कैसे था सवाल? क्या था कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 6% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, यानी दोनों से जो ब्याज मिल रहा है एक ही धनराशि पर, दोनों का अंतर कितने का? 120 का। तो मैंने क्या कर दिया? डायरेक्ट रेट इंटू टाइम। 5 गुने 3 5 दिया 15%, 6 दूनी 12%। बड़े वाले में से छोटे को घटा देना है और जो अंतर है उसे लिख देना है। फिर सवाल को आप सॉल्व कर दीजिए, एकदम आसानी से तुरंत बन जाएगा। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल किस टाइप का है और कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट सवाल के लिए हम तैयार होते हैं। चलिए देखिए, सवाल क्या है? 12,000 रुपये की धनराशि को, देखिए सवाल क्या कर रहा है? 12,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांटा जाता है। देखिए सवाल क्या कर रहा है? 12,000 रुपये की धनराशि को, आपके पास जो धनराशि है वह 12,000 रुपया, कितना रुपया है? 12,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांटा जाता है तथा पहले भाग का, देखिए इसे जब 2 भाग में बांटा गया है तो ये मान लीजिए पहला भाग है और ये मान लीजिए क्या? दूसरा भाग है। तो क्या करे? पहले भाग का 3 वर्ष के 12% वार्षिक दर से, देखिए यहाँ क्या कह रहा है? 3 वर्ष के टाइम कितना? 3 वर्ष के 12% वार्षिक दर से, 3 वर्ष के 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, 3 वर्ष के 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दूसरे भाग का, ये पहला भाग का था और अब दूसरे भाग का 4 वर्ष का, कितने वर्ष का? 4 वर्ष का 16% वार्षिक दर से, 4 वर्ष का 16% वार्षिक दर से, और यहाँ जो रेट है वह कितना परसेंट है? 16% वार्षिक दर से। देखिए सवाल क्या कर रहा है? 12,000 रुपये की धनराशि का 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से, और दूसरा भाग क्या कर रहा है? 4 वर्ष का 16% वार्षिक दर से मिलने वाले ब्याज आपस में बराबर हैं। मिलने वाले ब्याज आपस में क्या है? बराबर हैं। तो बताएं कि बड़ा भाग कौन सा है? तो बताएं कि बड़ा भाग कौन सा? इन दोनों का जो भाग हुआ 12,000 रुपये का, देखिए 12,000 रुपये को 2 भाग में बांटा गया।
पहला भाग पर 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से, दूसरे भाग पर 4 वर्ष का 16% की दर से जो ब्याज मिल रहा है वह आपस में बराबर है। तो बताएं कि बड़ा भाग कौन सा है। हम मान लेते हैं ये वाला भाग मेरा x रुपया है और ये वाला भाग मेरा y रुपया है। तो इसे सॉल्व करते हैं कैसे, क्या करें, इसका SI1 और इसका SI2 मिलने वाला ब्याज आपस में क्या है, बराबर है। तो सवाल में हमें क्या कह रहा है, SI1 और SI2 आपस में इक्वल है। तो SI1 SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T। तो y क्या 100 और इधर क्या y इंटू क्या 4 गुने क्या 16 बटा कितना 100, P इंटू R इंटू T। देखिए इसका भाग को x और इसका y, हम चाहते तो दूसरे को 12,000 माइनस x भी कर सकते थे, लेकिन आपको समय ज्यादा लगेगा। आप अभी डायरेक्ट सीखिए, देखिए तुरंत कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये 100 और ये 100 आपस में क्या हो गए, कट गए। अब ये कटता है तो कटा दीजिए, 4 तिया 12। अब कटने वाला नहीं है, ये 3 तिया 9x बराबर 16y। y को इस तरफ कर दीजिए, x रेशियो y 16 अनुपात कितना आ गया 9। देखिए यहां तक में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब क्या कर रहा है, बड़ा भाग, देखिए x जो है आपका 16 आ रहा है, y आपका 9 आ रहा है। तो निश्चित रूप से आपको क्या दिख रहा है, 16 जो है बड़ा है और 9 जो है क्या है, छोटा है। तो बड़ा भाग कौन सा हो गया, या 16 रुपया जो है बड़ा भाग हो गया। तो x बराबर हम लिख देते हैं 16 रुपया, कब, जब दोनों का योग 16 9 25, क्योंकि कुल आपको दिया हुआ है कितना रुपया, 12,000 रुपया। तो गुना किससे कर दीजिएगा, 12,000 से। अब ये कटता है तो इसे कटा देना है, कैसे कटेगा, 25 चौका 100, करीब बच गया 20, फिर एक जीरो आएगा, 25 अठे 200, फिर एक जीरो यहाँ बचा हुआ है उसे लिख दें। अब इसे गुना कर देना है, क्या, 16 गुने 480। अब इसको गुना करिए, गुना कैसे होगा, 16 के टेबल को पहले 8 बार पढ़िए, 16 गुने 8 128 का 8, फिर क्या बच गया 12, 16 चौका 64, 64 12 76, अर्थात बड़ा भाग कितना होगा 7680। अगर आपको छोटा भाग पूछा जाता या दोनों भाग का अंतर पूछ देता तो क्या करते, ये भी हम देख लेते हैं। अगर हमें छोटा भाग पूछा जाता तो हम y लिखते और y बराबर 9 बटा 16 9 25 गुना फिर वही 12,000 करना था, गुना क्या कर देना था, फिर 12,000 से गुना कर देना था। अगर हमें डिफरेंस पूछता, दोनों का अंतर पूछता कि बड़े भाग और छोटे भाग का अंतर क्या है, तो हम 16 में से 9 को घटा देते। 16 में से 9 को जब घटाते तो 9 7 16 7 बटा 25 गुने क्या 12,000। चलिए इस तरह से आप सवाल को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। और यहाँ दोनों जगह जब हम सॉल्व लिखे थे इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी, आप चाहते थे इसे डायरेक्ट लिखते, P इंटू R इंटू T। कैसे करते डायरेक्ट, देखिए अब थोड़ा सा यहाँ से हमको छोटा हो जाएगा सवाल, हम क्या लिख देते, x गुने क्या 3 और गुने कितना था 12% में बराबर y गुने क्या लिख देते 4 और गुने क्या 16%, फिर 4 तिया 12 और डायरेक्ट 3 तिया 9x बराबर क्या 16y। आगे तो सेम टू सेम सवाल वही है, ये है, आपका समय का क्या हो जाता, बचत हो जाता। और ये जो हम लिखे थे यही लिखते, x रेशियो y बराबर 16 अनुपात 9। इससे आपका समय क्या होता, पहले से कम लगता और आप सवाल को जल्दी सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब थोड़ा सा फिर आगे देखते हैं कि किस टाइप के सवाल को हमें सॉल्व करना है। अब एक सवाल जो है वह किस्त वाला आता है, जो कि हम आपको किस्त वाले सवाल को ऑप्शन के साथ देंगे, कि ऑप्शन के साथ कि कैसे हम किस्त वाले सवाल को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं किस्त वाला सवाल क्या रहता है। देखिए सवाल है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से, रेट जो है आपका 4% दिया हुआ है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे, टाइम जो हुआ क्या है 4 वर्ष बाद
4 वर्ष बाद दे 848 रुपये का, 4 वर्ष बाद दे 848 रुपये का, वह जो राशि है वह कितना है 848 रुपये का ऋण के निपटान हेतु, 848 रुपये के ऋण के निपटान, आपके ऊपर जो ड्यूज है वह कितने का है 848 रुपये के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। 848 का जो ऋण है वह निश्चित रूप से मेरे पे है, तो वह सिर्फ ऋण नहीं, वह अमाउंट है मेरे पे। अमाउंट है कितना का 848। ये जो ऋण है इसमें क्या होगा मूलधन और ब्याज दोनों होगा। तो 848 रुपए के ऋण का भुगतान करने हेतु कितना मासिक भुगतान करना, सॉरी कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। चलिए इस टाइप के आप सवाल को देखते हैं। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं और एक बार में पैसे देने में सक्षम नहीं होते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं किस्त पे देते हैं। उसे हम क्या करते हैं किस्त पे देते हैं, और किस्त पे देते हैं तो सिर्फ किस्त जो होता है वह सिर्फ किस्त नहीं होता है, उसके साथ अगर 1 वर्ष के बाद जाते हैं तो 1 वर्ष का ब्याज भी होता है। तो जैसे मैंने कोई सामान लिया वह क्या था 4% की दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपये के ऋण के भुगतान हेतु प्रत्येक किस्त का मान क्या है। तो मान लीजिए जो किस्त है वह मेरा पहला किस्त कितने का है x रुपये का। जैसे ये मैंने मार्कर खरीदा 10 का था और मैंने बोला 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देंगे। भाई 1 रुपया तुरंत जब देंगे तो 1 रुपये पे कोई इंटरेस्ट नहीं, अगला किस्त जब देने आएंगे तब इंटरेस्ट लगेगा। तो x रुपये का मेरा पहला किस्त हुआ, इस पर भाई कोई इंटरेस्ट हमें नहीं देना है, तो ये मेरा फर्स्ट किस्त हो गया। चलिए अब दूसरा किस्त देने जाएंगे तो हमें तो x रुपया देना ही है, प्लस इस x रुपये पर 1 वर्ष के बाद गए तो 4% की दर से क्या देना है इंटरेस्ट भी देना है। तो ये मेरा कौन सा किस्त हो गया भाई दूसरा किस्त। देखिए क्या वर्ष तक है 4 वर्ष तक। इस तरह से कहां तक जाना है हमें 4 स्टेप तक जाना है। फिर क्या लिखना है x रुपये पर प्लस x गुने क्या 2 गुने क्या 4/100। ये मेरा तीसरा किस्त हो गया। अब हमें कौन सा चौथा एक और किस्त देना है प्लस x गुने 3 इंटू 4/100। ये मेरा चौथा किस्त। कुल मिला के मैंने कितना भुगतान किया 848 रुपये का उसे क्या किया भुगतान किया। देखिए समय 4 वर्ष दिया हुआ था तो हम कहां तक गए समय तीसरा किस्त तक गए, यानी 3 तक लिखे। 5 तक रहता तो हम 4 तक लिखते, 6 तक रहता तो 5 तक लिखते, 3 तक रहता तो 2 तक लिखते। इस तरह से आप इसे लिख के सॉल्व कर। देखिए पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा किस्त है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1x 2x 3x और ये 4x। हम डायरेक्ट लिखते हैं 4x प्लस, अब यहाँ x गुना 1 गुना 4, 4 गुना x कितना हो गया 4x डिवाइड बाय क्या 100। फिर चिन्ह किसका प्लस का, 4 गुने 2 4 दूनी 8x बाय क्या हो जाएगा 100। यहाँ देखिए 4 तिया 12x बाय क्या 100 बराबर कितना 848। अब देखिए इसे आप क्या करिए सॉल्व करिए। यहाँ नहीं कुछ है तो हम एक ले लिए। अब 100 का एलसीएम यहाँ से वहां तक 100 हो गया, 4 गुने 100 400x प्लस 4x प्लस 8x प्लस 12x। इसमें आपको भिन्न का जोड़ में कहीं परेशानी नहीं होना चाहिए। बराबर कितना 848। ऐसे भी इस तरह के जोड़ को हम आपको फ्रैक्शन एंड एडिशन वाले क्लास में बताया है। अगर आपको किसी प्रकार का परेशानी हो तो फ्रैक्शन एडिशन देख लीजिए, आपका ये जोड़ जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब जोड़ते हैं 12 8 20 4 24 जोड़ 400 कितने हो गए 424x बाय क्या 100। चलिए बाय क्या 100 बराबर कितना 848। अब इसे कटा दीजिए कितने बार में 2 बार में, इसलिए x बराबर कितना आ गया 200 रुपया। देखिए प्रत्येक किस्त का जो मान था वह क्या था 200 रुपया था। अगर एग्जाम में सवाल आए और हम इतना समय लें तो हमें ज्यादा समय लगेगा। ऐसे सवाल को आप ऑप्शन की सहायता से बना सकते हैं। आप देखिए आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। मैंने ये सवाल फर्स्ट टाइम बुक से लिया है,
और इसका बुक से ही मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि क्या क्या हमारे बुक में है। आपको भी अगर कहीं किस्त वाला सवाल मिले तो उसका ऑप्शन देखिएगा और जो मैं मेथड बता रहा हूं उसका अप्लाई करिएगा। एकदम शॉर्टकट, अभी कभी सवाल सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। अगर किसी भी टाइप के सवाल में इस टाइप में परेशानी हो जाए कि किस्त का सवाल है और मुझे इतना ज्यादा समय लग रहा था, सर आप बताएं और मेरा काम नहीं कर रहा है मेथड, तो आप तुरंत हमें सवाल दीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे काम नहीं कर रहा है। देखिए मेरा 4 जो ऑप्शन था वह कितना कितना रुपया था। पहला ऑप्शन 212 का था, दूसरा ऑप्शन 200 का था, तीसरा ऑप्शन 250 का था और चौथा ऑप्शन 225। इस सवाल में मैंने जहां से ये सवाल लिया सेम टू सेम, ऐसे मैं नॉर्मली सवाल अपने मन से देता हूं आपको। थोड़ा सा होता क्या है कि इससे अगर आप किसी बुक से बनाते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है उस टाइप के सवाल को सॉल्व करने में। और ये सवाल मैं फर्स्ट टाइम आपको बुक से दिया, इसलिए बुक से दिया कि आप भी इसका अप्लाई करिएगा, इस मेथड का अप्लाई करिएगा और किस्त वाले सवाल में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए 4 ऑप्शन था मेरा, 212, 200, 250 और 225। कुल जो देना था ऋण वह कितना रुपया देना था, 848। और कितने समय में भुगतान करना है, 4 वर्ष में। तो जितने वर्ष में भुगतान करना है उससे आपको डिवाइड कर देना है। उससे क्या करना है, टोटल अमाउंट में जितना वर्ष में देना उससे डिवाइड कर दीजिए, कटा दीजिए। देखिए कितना बार में कटेगा, 212, 4 दुनिया 8, 4 4 दुनिया। जब भी आपका आंसर होगा 212 से छोटा होगा, कभी भी आपका आंसर 212 या 212 के बराबर नहीं होगा। एनी टाइम ऑप्शन जो है क्या होगा, 212 से छोटा होगा। 212 से क्या होगा, 212 से क्या होगा, छोटा होगा, ना बराबर होगा ना इससे बड़ा होगा। एनी टाइम 212 से क्या होगा, ऑप्शन छोटा होगा। तो देखिए 212 से छोटा ऑप्शन कौन सा है, 212 ये इक्वल है, नहीं होगा। 250 बड़ा हो गया, नहीं होगा। 225 बड़ा हो गया, नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अर्थात कितने रुपये हो जाएंगे, 200 रुपये। आप इस टाइप के सवाल को कभी भी बनाइए, कहीं भी बनाइए, किसी टाइप का परेशानी नहीं होगा। अगर किस्त में बांटने के लिए के आप आसानी से सवाल को बांट सकते हैं, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। क्या करना है, जितना रुपया रहे, जितना रुपया देना है उसमें समय से डिवाइड कर देना, उसमें समय से डिवाइड कर देना है। समय से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा एनी टाइम उससे आंसर छोटा ही होगा, ना बड़ा होगा ना बराबर होगा, ना बड़ा होगा ना बराबर। कभी ही उससे आंसर बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी आंसर उससे बड़ा नहीं हो सकता। जब भी होगा क्या होगा, छोटा और बड़ा। क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बराबर भी नहीं। देखिए 212 बराबर है, नहीं होगा। 250 बड़ा है, नहीं होगा। 225 बड़ा है, नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा आपका, 200। इस टाइप के सवाल में अब किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट एक और मैं सवाल आज बताऊंगा, फिर आपका सिंपल इंटेस्ट लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग चाहें तो सिंपल इंटेस्ट का मैंने 3 वीडियो डाला है, तीनों वीडियो की सहायता से आप सिंपल इंटेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर सिंपल इंटेस्ट का जो सवाल होगा वह मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ भी कुछ बताऊंगा, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच आपका रिलेशन होगा। नेक्स्ट क्लास जो होगा वह सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा। चलिए अब सवाल है, एक व्यक्ति, देखिए अब सवाल क्या है, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए, एक व्यक्ति, देखिए सवाल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की, देखिए पहले सवाल, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष, पहला कितना वर्ष है, 6 वर्ष है, दूसरा कितना है, 10 वर्ष है और तीसरा कितना है, 12 वर्ष है। आप भी सवाल को मेरी तरह से लिखते चले जाइए, जिससे क्या होगा, समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% की दर से निवेश करता है। 10%, 12% तथा 15% की दर से निवेश करता है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति क्रमशः
6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर से निवेश करता है। यदि स्कीम के समाप्ति पर बराबर ब्याज मिले, यदि स्कीम की समाप्ति पर बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या है? तो बताएं कि इन मूलधनों का अनुपात क्या है। क्या कर, स्कीम की समाप्ति पर यहां से ब्याज मिले और यहाँ का ब्याज और यहाँ का ब्याज आपस में क्या हो, बराबर हो, तो मूलधन P1, P2 और P3 का रेशियो क्या होगा, इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। हमें ये तीनों, मान लिया P1 मेरा x है, P2 मेरा क्या है, y है और P3 मेरा क्या है, z है। तो सवाल मेरा क्या कर रहा है, इन मूलधनों का अनुपात अर्थात x रेशियो y रेशियो z का मान क्या होगा। सवाल एक बार फिर से, एक व्यक्ति साधारण ब्याज से क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर से निवेश करता है, 12% और 15% की दर से निवेश करता है और स्कीम की समाप्ति पर इनसे मिलने वाले ब्याज SI1, SI2 और SI3 आपस में बराबर हो, तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। इस टाइप का सवाल में कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके सवाल में तीनों का क्या बोल रहा है, SI आपस में बराबर है। तो SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T, 6 गुने 10 गुने क्या, x। चलिए 10% में यहां मैं लिख देता हूं, 10 गुने 12% गुने क्या, y, और फिर यहाँ क्या 12 गुने 15% गुने क्या, z। अब देखिए तीनों परसेंट में है तो 100 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अब कटता है तो आप कटा दीजिए, 6 दूनी 12, अब 5 से कटाते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये दो और ये दो कट गए। यहाँ देखिए क्या बचा, सिर्फ x बचा, 2 गुना y बराबर 2y, 3 गुना z बराबर 3z। आपका क्या बचा, x बराबर 2y बराबर क्या, 3z। हमें क्या चाहिए, x रेशियो y रेशियो z, यानी तीनों मूलधन का अनुपात। अगर संख्या बराबर रहे तो आप अनुपात निकालने के लिए सीखे होंगे, जिसका अनुपात निकालना उसे ढक दिया जाए। रेशियो क्लास में मैंने बताया था, 3 गुने 2 3 दूनी 6। देखिए x लिखना था तो मैंने क्या किया, x को ढक दिया। अब हमें क्या बचा, सिर्फ y और z। अगर आप पिछले क्लास में नहीं देखे और रेशियो का तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। x लिखना है, x वाले पार्ट को ढक देना है, बाकी y और z को मल्टीप्लाई कर देना है। अब y लिखना है तो y वाले पार्ट को ढक देंगे, 3 गुने कितने हो गए, 3, और फिर चिन्ह किसका देना है, अनुपात का। और फिर z लिखना है तो z वाले पार्ट को हम ढक देंगे। अब क्या बच गया, देखिए 2 गुने 1, जैसे ही z को ढका क्या बचा, 2 गुने 1, तो कितना हो गया, 2। तो x रेशियो y रेशियो z बराबर कितना, 6:3:2। तो जो पूछा गया था तीनों मूलधन का अनुपात, x अनुपात y अनुपात z, वो हो गया 6:3:2। ये आपका आंसर। अब जो है आपका SI चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ तक में आप जो है चाहें तो SI से रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार का परेशानी हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से। जो भी हो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या कोई परेशानी हो रही है। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो निश्चित रूप से आप हमें बताएं। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।